चलिए, तो हम लोग जिस पर्पस के लिए आज मिले हैं प्रॉपरली उस पर्पस का जो कार्यक्रम है उसको बात करना लेकर शुरू करते हैं। मैं आप लोग को पहले बता दूं, जैसे मेरा मोटिव रहने वाला है ना कि मैं आप लोगों को लॉ को एक फाइनल टच देने वाला हूँ, मैं पूरा पूरा रिवाइज करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा कि हम लोग इसके तो पढ़ने के बाद में मतलब रिवीजन करने के बाद में उस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सबको लेकर डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू विथ, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हम लोग उसको लेके बात करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि मैंने ना आप लोगों के लिए एक और नोट्स बनाया है, ऐसे बोलो कि प्रश्न पिटारा बोल के, जिसके अंदर में मैंने आप लोग के जो पीवाईक्यू है, आपके आरटीपी, आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने एक जगह पे सबको इनकॉर्पोरेट कर दिया है, एक जगह पे डाल दिया है। अगर आप देखो तो इसके अंदर में चैप्टर वाइज यू कैन सी, चैप्टर वाइज जो आपके आरटीपी के क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं आरटीपी के, फिर उसके अलावा जो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने आपके लिए इनकॉर्पोरेट कर दिया, सबके लिए मैंने डाल दिया है। तो आपको करना बस इतनी सी बात है कि आपको साथ ही साथ इन सब चीजों को कवर करते हुए चलना है। देखो, अगर आप लोगों ने मुझे पूरा पूरा 6 दिन दे दिया ना, तो ये आपके 6 दिन के अंदर में पूरा पूरा मैं लॉ को आपको रिवाइज करा दूंगा, और रिवीजन करने के साथ ही साथ आपके पूरा क्वेश्चन आंसर भी मेरे साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आप लोग पक्का से मेरे साथ में इसको कर लेना, आप इसको छोड़ना मत। ठीक है, तो चलिए, मैं आपको एक बात और बता दूं जो मुझे पहले थोड़ा सा बोलने का मन कर रहा है। बोलो क्या? एज यू नो, जो आपका एग्जाम का डेट है बोलो क्या है? 18, 20, 22 एंड 24, ये आपके 4 दिन का एग्जाम है। पहला दिन जो आपका एग्जाम है दैट विल बी ऑफ अकाउंट्स, एज यू नो आपका पेपर नंबर 1। मेरे को एक बात बोलने दो और थोड़ा ध्यान से इसको फॉलो भी करना। आप लोग 15, 16 और 17, जी हाँ, 17 जैन को आप सिर्फ और सिर्फ इस आप अपने अकाउंट्स को लेकर डिवोट, आप सिर्फ इसमें अकाउंट्स पढ़ोगे और दूसरा कोई भी चीज, राइट। अब सोचो ये अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके 3 दिन में पूरा पूरा अकाउंट्स एक बार रिवाइज हो जाएगा। जब वो रिवाइज हो गया तो आपका पहला पहला एग्जाम अच्छा जाएगा। तो पहला एग्जाम अच्छा जाता है ना, तो बाकी पेपर को लेके भी आपका एक कॉन्फिडेंस है। तो इस कारण से आप इसमें प्रॉपरली अपना टाइम डिवोट करना और इसके अंदर अपना टाइम देना। उसके बाद जब 18 को एग्जाम दे के आओगे तो 18 का इवनिंग मतलब नाइट और 19 ये आपके पास में पूरा रहेगा, को प्रॉपरली लॉ के लिए डिवोट करना। और हाँ, ये जो 1.5 दिन है आपके पास में 18 के बाद में और 19, ये जो आपके पास में प्रॉपर जो आपके पास टाइम एक्चुअली में जो बचा हुआ है, इस टाइम को यूटिलाइज अगर चाहते हो प्रॉपरली कर लें तो कृपया करके ये मेरा रिवीजन का जो सीरीज है आप इसको लास्ट तक देखना। अगला 6 दिन का प्रॉपर मैंने बना कर रखा है, आज से लेकर 11 तक मेरा प्रॉपरली लॉ खत्म हो जाएगा विथ क्वेश्चन आंसर, राइट। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसको लेके करते हुए चलना। डन। तो चलिए ना, हम लोग अपना जो आज का जो कार्यक्रम है सबसे पहले लेकर बात करते हैं। बोलो कौन सा? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर। समझो एक मेरी बात को, देखो चैप्टर जो है ना, चैप्टर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। ध्यान रखना कितने मार्क का? 6 मार्क का आपका वेटेज रखता है ये चैप्टर पहला पहला। और अच्छी बात ये है ना कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत आसान है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात समझ रहे हो? तो भाई साहब 6 मार्क के लिए, और अगर चाहो तो आप 20 से 25 मिनट, हाईएस्ट हाफ एन आवर के अंदर में ये चैप्टर आपका पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो आप इसमें अपना टाइम पूरा 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 डिवोट करना, इसको मत छोड़ना। चलिए बात करते हैं। देखिए, पहला लॉ क्या होता है? तो लॉ मीन्स क्या? टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द क्या? सोसाइटी टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। सिंपल सी बात है। लॉ आपका सेट ऑफ ऑब्लिगेशन भी है जो एक इंडिविजुअल के लिए आपको फॉलो करना होता है। सिंपल सी बात, सेटअप क्या है? ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है जो फॉलो नॉर्मली करना होता है, राइट। अगर तुम देखो तो लॉ का जो मेन फीचर है, अगर इसमें देखें तो इसमें मेन काम क्या है कि भाई साहब जो पीपल्स का जो कंडक्ट है इन सोसाइटी के अंदर में वो इंश्योर करता है बाय द गवर्नमेंट, जो लॉ बना के देता है कि उसमें वो लोग क्या करे, इस हार्मोनी को मेंटेन करके रखे ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बेसिक से बात है। अगर तुम थोड़ा सा मेन देखो तो अगर हम लोग थोड़ा इसको लेके बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से अभी तक कोई सवाल नहीं बना है, तो मुझे फीलिंग आ रही है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मे बी एक सवाल यहाँ से बन सकता है। बोलो कौन सा? सबसे पहला जो आपके पास में एंशियंट लॉ जो आपके पास आया था इंडिया में रिटर्न वाला, वो किसने दिया था? किंग हम्मुराबी ने। हाँ कि ना? किंग हम्मुराबी ने जो लॉ बनाया था, कौन सा? कोड ऑफ हम्मुराबी जिसको हम लोग बोलते हैं।
उन्होंने क्या किया था कि भाई सब जो आपके बल्कि स्टोन्स पर उन्होंने बहुत सारा क्राफ्ट रेडी किया था और उस क्राफ्ट को सिटी के बीचों बीच वहां पे रख दिया था ताकि कोई भी लोग वहां पे देखे तो उसको फॉलो करे। उसके बाद में किंग हमराबी ने एक जज को अपॉइंट भी किया था कि भाई साहब सुनो ना, जाके देखो कि जो मैंने स्टोन बल्कि स्टोन विद द क्राफ्ट जो मैंने सिटी के बीच बीच रखवाया है, क्या उसको देखकर लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको भी देखने का कार्यक्रम उन्होंने किया था। राइट, तो फर्स्ट रिटेन लॉ अगर बात करें जो क्राफ्ट के थ्रू बनाया था, किसने बनाया था, किंग हमराबी ने बना के दिया था। तो आप देख सकते हो, राइट, ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कोड ऑफ हमराबी इज नोन एज कौन सा, फॉर द फर्स्ट ओल्डेस्ट आपका लॉ रिटन फॉर्म में जो दिया गया था। और इसको किसने बनाया था, किंग हमराबी ने बना के दिया था। कहाँ पे, वही जो बेबीलोन में जो रूल करते थे, कितना 1792 बीसी से 1758 बीसी तक। सुनो ना, इस टॉपिक से सवाल नहीं बना अभी तक, कभी पूछा भी नहीं है, कहीं आरटीपी में भी कभी इसका जिक्र नहीं किया है। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो लोग इस बार इससे सवाल पूछ सकता है, आप इसको थोड़ा लेके देखना। राइट, आगे जो बात किया, ही कार्व्ड कौन सा, द कोड ऑन बल्कि स्टोन स्लैब्स जो मैंने बात किया था, एंड ऑर्डर किया कि सुनो भाई साहब जो स्टोन्स हैं वो आपके पूरा सिटी के बीचों बीच डिफरेंट प्लेस पे रख दो। और साथ में क्या किया कि भाई साहब जब लोग देखेंगे तो उसके पास नॉलेज भी होगा। और अपॉइंट किया जज को, तुम भाई साहब जा और चेक कर कि जो लोग हैं उसको देख कर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सिंपल सी बात। आगे देखो, फिर 450 बेसिस 450 बीसी में तो आपके पास में कुछ लॉ 12 ब्रॉन्ज टेबलेट से बनाए गए थे रोम के अंदर में, जिसको हम लोग 12 टेबल्स भी बोलते हैं, 12 टेबल्स भी नॉर्मली बोलते हैं। राइट, ये भी आपके पास में बताया गया था। मे भी अगर सवाल बनेगा ना तो दे कैन आस्क आपका हिस्ट्री ऑफ लॉ क्या रहा है, लॉ का हिस्ट्री क्या रहा है इसको बनाने के लिए। तो अगर रिटेन लॉ की बात करें तो आप कोड ऑफ हम्मुराबी को लेकर बात करोगे, साथ ही साथ आप इस जो 450 बेसिस जो आपका 12 टेबल्स है आप इसको भी लेकर डिस्कस कर लोगे। सिंपल सी बात है। राइट, तो इन्होंने क्या किया था, द पर्पस ऑफ दिस टेबल्स वाज क्या, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ पब्लिक, बात है जो पब्लिक को राइट्स को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा, एंड टू प्रोवाइड क्या, रिमेडी फॉर रॉन्ग्स, अगर कोई भी गलत किसी के साथ में होता है तो उसके रिमेडी भी बताया जाएगा, हाँ कि ना। और जितने भी सिटीजन है जो रोम के, उनके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। और ये तो आपका सिंपल पहले से ही बोल के रखा था। देखो भाई साहब, जब भी किसी लॉ बनता है तो ये अजम्पशन होता है कि जो वहां के लोग हैं उनको उस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आगे देखो, ओवर द टाइम अगर देखें तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर में आते गए। राइट, सुनना, ये दो टेबल मैं बोलूंगा प्लीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करके रखना, इसको मत छोड़ना। बस एक बार रीड कर लोगे तो ये आपके माइंड में प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। राइट, अब अगर देखें तो लॉ नॉर्मली क्या है, तो मैंने क्या बोला, लॉ इज क्या, सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग क्या, वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। राइट, और इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इसमें सोशली पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर एस्पेक्ट को देखे रखता है कि जो हमारा कंट्री है भारत देश डाइवर्सिफाइड कंट्री है। राइट, लेकिन उसमें आपके सारे एस्पेक्ट को देख कवर किया जाता है एज पर द लॉ। सिंपल। राइट, चलो जी, अगर देखें तो भाई साहब लॉ के जो मेन सोर्सेज हैं, सुनना, ये भी आपके पास सवाल नॉर्मली बन सकता है। एक बात ध्यान रखना, जो मैं सवाल के लिए बोलना चाह रहा हूँ भाई साहब आप उसको प्लीज रिवीजन करने के टाइम पे जो सीएसटी का टॉपिक है ना जो मैं बात कर रहा हूँ, आप उसी सीएसटी टॉपिक को लेके पढ़ोगे। सब कुछ नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो क्या, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। जो मैंने सीएसटी बता दिया आपको उसी को लेके नॉर्मली पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने जाओगे कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो जो मैं सीएसटी मार्क करता हूँ, प्लीज एवरीवन सुनो, जो मैं सीएसटी मार्क करता हूँ आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी को नॉर्मली पढ़ोगे और कोई भी चीज नहीं एक्स्ट्रा पढ़ोगे। इस बात का प्रॉपर्ली ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो, कोर्स ऑफ लॉ में क्या था, पहला चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, पहला क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या, इंस्टीट्यूट्स तो आपके ऑलरेडी बने हुए थे। और क्या, जो पार्लियामेंट जो बनाता है और कहाँ पे, स्टेट असेंबली में जो नॉर्मली बनाया जाता है। जो आपके प्रेसिडेंट्स केस लॉ है ना उनको भी बेसिस माना जाता है। प्रेसिडेंट्स और द कौन सा, जुडिशियल डिसीजन ऑफ द वेरियस कोर्ट्स एंड सम केसेस जो कस्टम्स यूजेस है उसको भी फॉलो किया जाता है। अगर मैं एक लाइन में बोलना तो लॉ के सोर्स में आप तीन चीज लिख के आना, बोलो कौन सा, पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कस्टम्स यूजेस, और तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ द वेरियस कोर्ट्स जो आपके डिसीजन आ चुके हैं, दैट इज केस लॉ, उसको लेके बात किया जाता है। तो तीन मेन सोर्स है आपके लॉ को लेकर, ठीक है। अब अगर एक बात और देखें तो हमारे देश में बोलो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमारे देश में जितने लॉ बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। इवन ऐसे बोलना, जो हमारे देश का जो पार्लियामेंट बॉडी है, जो पार्लियामेंट्री है, वो अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी माना जाता है। राइट, उसको भी देखने को हम लोग मिलता है। राइट, दो ना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द क्या बेसिस एंड सोर्सेज ऑफ ऑल द लॉज।
वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हम लोग नॉर्मली इलेक्ट करते हैं तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अरे वही तो पार्लियामेंट में बैठेंगे ना, और स्टेट्स के बनाएंगे एमएलए को, और वो लोग कहाँ जाएंगे, स्टेट असेंबली में, और बैठ के उस स्टेट के लिए या उस देश के लॉ को बनाया जाएगा, वो लोग नॉर्मली बना के दे। सिंपल सी बात है। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में बताऊं तो ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, चांसेस कम है बट फिर भी देख के इसको भी जाएंगे। मेरा बात ध्यान रख, सुनो ना एवरीवन, ओ नलायको, मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना, ये हर चीज को आप ध्यान से चलोगे, कोई भी चीज आप इसमें छोड़ोगे नहीं। और जितना मैं सीएसटी मार्क करता हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है, बाद में बहुत पछताओगे नहीं तो, है ना, तो ठुकरा के मुझे जाओगे, बड़ा पछताओगे। पछताने वाला काम क्यों करना भाई, जब मैं तुम ऑलरेडी बता रहा हूँ कि इसको करके जाओ, उसको करके जाओ, सुख पाओगे, राइट। तो देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ जो यहाँ पे बात किया है, व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड क्या, बिल। सिंपल सी बात है। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट, जिसको पता है ना, जब कोई भी आपका बिल जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसके ऊपर प्रॉपर्ली क्या होता है बताना, फिर डिस्कशन एंड डिबेट होगा, और डिबेट करने के बाद में जब वो पास होगा तो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट ने जब असेंट दे दिया तो वो आपका बिल क्या बनेगा, एक्ट बन जाता है। एंड नाउ दैट एक्ट विल बी क्या, नोटिफाइड इन कहाँ पे, गैजेट। अब जिस दिन नोटिफाई हो गया उस दिन से ये आपका एक्ट प्रॉपर्ली अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्या, तो ये आपके पास में लिख के दिया गया है। ये मैं बोलूंगा ना, एक सवाल जो ऑलरेडी आपके पास में आरटीपी में था, मैं बोलूंगा आप यहाँ पे देख लो, हम लोग दोनों कवर साथ में करेंगे, ठीक है ना। देखो, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द कौन सा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, जो ये आपके आरटीपी में दिया गया था क्वेश्चन। तो लॉ क्या है, अगर तुम देखो तो क्या बोला, सुनना, लॉ इज क्या, सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस, जो आप आराम से देख इसको समझ सकते हो जो मैंने बात किया। हाँ, अगर जैसे मेरा तरीका है ना, आप ये भी लिख सकते हो, लॉ मीन्स क्या, सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप उसको भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगला अगर देखें तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में क्या है ये बताओ ना। सबसे पहला जो आपके लॉ है कहाँ पे जाएंगे, पार्लियामेंट में, जिसको हम लोग बिल बोलते हैं। फिर जो डिस्कशन डिबेट होगा लोकसभा में, फिर आपके राज्यसभा में, प्रेसिडेंट आपके असेंट देंगे, देन नोटिफाइड करेंगे, बोलो कहाँ पे, ऑफिशियल गैजेट में। तो जो आपका लॉ है प्रॉपरली डेट मेंशन होगा कि किस दिन नोटिफाई हुआ है, और जिस दिन से नोटिफाई हुआ है और डेट बोलो क्या, इफेक्टिव डेट। और एक बार जब नोटिफाई हो गया तो वो आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। क्या आप लोग यहाँ तक समझ पाए मेरा बात, एवरीवन बताओ मुझे, क्या आप लोग यहाँ तक मेरा बात समझ पाए हो क्या, यहाँ तक आप लोग मेरा बात समझ पाए हो क्या। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती। अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हो, तो हम लोग कुछ चीजें और है जिसको लेके यहाँ पे डिस्कस करना है और बात करना है। ये क्या क्या चीजें बताओ तो फटाफट। तो आइए ना, क्या क्या चीजें हम लोग उसको भी लेके यहाँ पे नॉर्मली देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, हम लोग थोड़ा इसको भी लेके यहाँ पे देखते हैं, बोलो क्या है। तो पहला चीज यहाँ पे है टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आपके इंडियन जुडिशियल सिस्टम में मतलब कितने टाइप्स के लॉ हैं जो हमारे देश में दिए गए हैं, उनको भी लेके बात करना है। तो पहला जो बात किया, द लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम इज कितना, आंसर है 4 टाइप के। बोलो कौन कौन से, लॉ, लॉ, कॉमन लॉ, और बोलो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये आपके 4 टाइप्स के लॉ होते हैं। अगर तुम देखो तो क्रिमिनल लॉ मतलब कौन सा भाई साहब, एक ऐसा एक्ट जो आपके वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ को लिए फॉलो किया है। एवं सुनना, जो लोग गलती करता है पब्लिक रॉन्ग्स, और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो भी आपके पास में दी जाती है। जैसे मान लो क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे मान लो मर्डर, थेफ्ट, रेप, ये सब केसेस के लिए जो लॉ अप्लाई होता है वो कौन सा आएगा, क्रिमिनल लॉ। फिर इसके लिए अगर बात करें तो दो दो आपका इंपॉर्टेंट लॉ है जिसमें फॉलो किया जाता है। कौन कौन सा, सीआरपीसी और आईपीसी। कौन सा, सीआरपीसी और आईपीसी। सीआरपीसी मतलब क्या है, पिनल प्रोसीजर कोड, और आईपीसी जो हमारी बात करते हैं कौन सा, इंडियन पिनल कोड, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, ये लाइन आप लोग पक्का से आंसर में लिखना, बोलो कौन सा, द इंडियन पिनल कोड 1860 डिफाइंस क्या, द क्राइम एंड नेचर एंड पनिशमेंट। हाँ कि ना, ध्यान रखना। जो आपका आईपीसी है बोलो करता क्या है, आंसर है आईपीसी हमें ये बताता है कि जो आपका क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, और उसमें पनिशमेंट क्या होगा। साथ में जो आपका सीआरपीसी है ना, ये बात करते, सुनो ना, बोलो कौन सा, कि जो आपका ये प्रोसीजर क्या है, कौन सा, उस पनिशमेंट को लेकर, राइट। कि भाई आपने आपने कांड क्या किया वो मुझे आईपीसी के थ्रू नॉर्मली मालूम हो गया, उसका पनिशमेंट क्या है ये भी मुझे मालूम हो गया। अब उसको पनिश कैसे करेंगे, जो उसका प्रोसीजर है वो आपको कहाँ मिलेगा भैया, वो मुझे सीआरपीसी के अंदर में नॉर्मली देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल जो मैंने पहले बोल दिया, मर्डर, ये सब चीजें जो चीजें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला जो बात करता है बोलो कौन सा, सिविल लॉ। अब सिविल लॉ नॉर्मली क्या है,
आंसर है दो आदमी के बीच का जो डिस्प्यूट है ना उसको जो रिजॉल्व करने का जो काम करता है वो बोलो कौन सा करता है, बस सिविल लॉ ये आपका काम करके यहाँ पे देता है। इसमें जो नॉर्मली बात करता है कि बहुत सारी चीजें जो आपको देखता है, बोलो कौन सा, सिविल कोर्ट्स इन्फोर्स करता है सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को। एक बात और, सिविल लॉ के अंदर में ना कभी भी पर्सन्स के, हम लोग ये नहीं बोलते कि लड़ाई हो गया तो एक आदमी को जेल में डाल दो, ना ना ना। यहाँ पे जो मेन काम सिविल लॉ का है वो ये है कि देखो भाई साहब उनको पनिश मत करो, उनका जो डिस्प्यूट है ना उसको रिजॉल्व करो। हाँ के नाम, तो ये जो लॉ है प्रॉपरली फोकस कहाँ पे करता है, अरे ऑन द डिस्प्यूट सोल्यूशन, ना कि उनको पनिशमेंट के लिए, जो आपको देखने को मिलता है थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल सूट। सिविल लॉ क्या प्राइमरली फोकस ऑन क्या, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेदर देन कौन सा, पनिशमेंट। ये आप जब आंसर लिखोगे ना कि वहां पे प्रॉपरली दिखाना और प्रॉपर लिख के आना। फिर बोला द एक्ट ऑफ द प्रोसेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ आर गवर्न बाय द कोड ऑफ कौन सा, सिविल प्रोसीजर मतलब कौन सा, राइट। सिविल लॉ कैन बी क्या फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इन सबको देखने को नॉर्मली मिलता है। डन। तो अगर तुम जैसे मान लो दो भाइयों के बीच में अगर लड़ाई है प्रॉपर्टी को लेकर, मैं हूं और मेरा भाई है, हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा प्रॉपर्टी ये है तो उसका ये है, हम दोनों दूसरे पे केस फाइल किए हैं, तो वहां पे जो कोर्ट में जाएंगे जो लॉ फॉलो होगा कौन सा होगा, सिविल लॉ के अंदर में दी जाती है। आगे जो नॉर्मली बात किया है बोलो क्या है, कॉमन लॉ। अब सुनना, कॉमन लॉ के लिए ना आप दो ठो जो इसका लैटिन वर्ड है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बोलो कौन सा। पहला है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये बोलता है द डॉग्नम कौन सा, स्टेयर डिसीसिस इज द क्या, प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिंग कॉमन लॉ, एंड इट इज अ लैटिन फ्रेज दैट मींस क्या, टू स्टैंड बाय दैट इज डिसाइडेड। तो एक बार जो डिसाइड हो गया आप उसको ही लेके रहोगे और उसी को लेकर फॉलो भी करोगे, राइट। यहाँ फिर से जो बात किया, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर्स डिसीज रीइंफोर्सेस the obligation of court to follow the same principle or judgment established by कौन सा, previous decision while ruling the case where the कौन सा, facts are similar और क्या, on all or the four legs the earlier decision। मतलब क्या, एक बार तो कोर्ट में डिसीजन आपको दे दी गई, कोई डिसीजन बाकी सबको फॉलो करना होगा, तुम अपने मर्जी से उस बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा। तुम सोचना, हम लोग केस लॉ की देखते हैं, मान लो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें क्या था, बालफोर वर्सेस बालफोर, आपने देखा था ना बेटा जी। सोचो ये बालफोर वर्सेस बालफोर जो आपने देखा था उसमें नॉर्मली कहानी क्या था बताओ तो, कि जो पहले केस हो चुका है उसी को रेफरेंस हम लोग आज भी फॉलो करते हैं और उसी को लेकर आगे एग्जीक्यूट भी करते हैं, तो आपको यहाँ देखने को मिलता है, राइट। तो बोलो क्या है, कॉमन लॉ है, वो सबके लिए अप्लाई होने वाला है, राइट। आगे देख लो, आगे देख लो। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ना दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय द एवरी हाई कोर्ट्स इन द एवरी। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया वो जजमेंट जो है वो सारे हाई कोर्ट को बाइंड होगा, सबको फॉलो भी करना होगा, क्या नहीं क्या। चलो अगला एंड लास्ट टाइप ऑफ लॉ जो बात करता है, बोलो कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब सुनना, ये बोलना चाह रहा है ना, ये जस्ट डील्स विद कौन सा, सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग क्या, बियॉन्ड रिटन लॉ। मतलब जो आपके पास में जो लिखा है ना उसके बियॉन्ड में ये नॉर्मली काम करता है। ये कैसे काम करता है, पहला बोला नेमो ज्यूडिक्स इन कैजुआ इन कॉजस हुआ, मतलब क्या, नॉन क्या, शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। एग्जांपल आप लोगों को क्लास में दिया था बहुत अच्छे से, भाई सुनो ना, कोई भी पर्सन को उनके केस में आप उनको जज थोड़ी बनाओगे, कोई अपने आप को गलत कभी बोलता है क्या, नहीं, कभी नहीं बोलता है, तो उसके लिए आपको वहां पे चेंज करना होता है, राइट। तो किसी को भी तुम खुद नहीं कि हाँ भाई तुम जज हो, हम बोल दिए ना, हम बोल दिए जी सब सही है जी, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगला जो बात करते हैं बोलो क्या, ऑडी अल्ट्रम पार्टन, मतलब क्या, भाई साहब दूसरे का सुन और प्रॉपरली दूसरे को सुनने का मौका भी दो। हाँ कि ना, हियर द अदर पार्टी और गिव कौन सा, द अदर पार्टी ऑफ फेयर हियरिंग, पार्टी का सुनो और उसको सुनने का भी मौका देना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हो, आप कुछ सुन नहीं रहे हो, ऐसा मत करो, आप दूसरे को भी बोलने का प्रॉपर मौका दो। एंड क्या, रीजन डिसीजंस आर द रूल्ड और रूल्स ऑफ कौन सा, नेचुरल जस्टिस। अ जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर क्या, कॉमन लॉ, बट इट कांट क्या ओवरराइड और चेंज द इंस्टीट्यूट, राइट। तो जो आपके कॉमन लॉ है आप उसको ओवरराइड नॉर्मली कर सकता है, लेकिन जो आपका इंस्टीट्यूट है उसको ओवरराइड कभी भी चेंज ना उसको ओवरराइड कर सकता है, राइट। तो ये आपके चार टाइप्स के लॉ थे जो देखने को मिलते हैं। एक बात और, तो टाइप्स ऑफ लॉ है ना, इसके ऊपर भी सवाल ऑलरेडी आ चुका है, बोलो कौन सी सवाल, आइए ना मैं आपके पास में दिखाता हूँ, इसके ऊपर भी आपके पास में सवाल आ चुका है।
वे क्या सवाल था, आइए ना मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो बात किया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉ इन द इंडियन लीगल सिस्टम कंसिडरिंग क्या द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरटीपी 5। तो इसमें ऑलरेडी दिया भी गया है और इस पे एक बार सवाल आ भी गया। जी हाँ, ये एग्जाम्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास में आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से करके जाना। तो देखो भाई साहब, इंडिया में जो लॉ है लीगल सिस्टम में ब्रॉडली क्लासिफाई कितना था, ये 4 टाइप्स का जो मैंने बात किया था वही चीज। लॉ आपके पास में सिविल लॉ और कॉमन लॉ, लास्ट में कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आपको इसे अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान, चलिए जी। राइट, हाँ, यहाँ पे ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ये एग्जाम क्वेश्चन सितंबर 25 में 6 मार्क का। डिफाइन लॉ एंड वेरियस सोर्स ऑफ लॉ, क्या मैंने बात किया क्या ऑलरेडी। हाँ जी, सोर्स ऑफ लॉ। राइट, सोर्स ऑफ लॉ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूट और जो पार्लियामेंट स्टेट असेंबली जो नॉर्मली बना के देगा। अगला कौन सा, प्रेसिडेंट्स ऑफ जुडिशियल डिसीजन, मैंने बात किया ना, केस लॉ एंड ऑल, सबको भी लेना होता है। और इवन इसके अलावा बोलो क्या है, जो कस्टम्स है, बोलो क्या है, जो अब कस्टम्स है उसको भी यहाँ पे लिया जाता है। फाइन, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। हाँ, ये जो 2 पैरा है ना, आप इसको भी यहाँ पे लिख के दोगे। बोलो कौन सा, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, पीपल ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो सुनना, वो स्टेट के लिए पार्लियामेंट में जो हमारी लॉ बनाते हैं। राइट, जो हमारा संविधान है। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसको वो लोग नॉर्मली फॉलो करता है और उसी के बेसिस पे सारे लॉ भी बनाई जाती है। वो सब आप प्रॉपर लिख के आओगे। इवन जो बात किया, बोलो क्या, द लॉज इन इंडिया आर क्या इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर्मिंग क्या हाइब्रिड लीगल सिस्टम। याद करो ना, जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो हमारे पास में, लोगों के पास में है, बोला सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन किया गया है अलग अलग करके और बताया गया है कि कौन से मैटर पे कौन कौन से लोग लॉ बनाएंगे। याद करो, सेंट्रल जो पार्लियामेंट है उसके लिए मैटर अलग है, स्टेट के लिए मैटर अलग है, और सुनना, कुछ मैटर ऐसे हैं जिसपे सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बना के देता है। राइट, तो ये चीजें आपको वहां देखने को मिलता है, याद है ना। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट और जॉइंट लिस्ट है, यू कैन से कौन सा, कॉन्करेंट लिस्ट में नॉर्मली बोल सकते हो। राइट, फिर जो बात किया, अब मैटर वुड बिकम द सब्जेक्ट मैटर फॉर द कौन सा, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ और डिपेंडिंग ऑन द कौन सा लिस्ट जो आपके पास में दी जाती है। तो ये भी आपके पास में सवाल 6 मार्क के लिए ऑलरेडी आ चुका है। तो नॉर्मली मुझे लगता नहीं कि ये भी वो लोग नॉर्मली पूछे। तो जो मैंने बात की है ना, जो छूटा हुआ है, कुछ इसको ध्यान में रखना। ध्यान, तो आगे देखिए, आगे बोलो क्या है, इनफोर्सिंग अथॉरिटी। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, हमारे देश के अंदर में जितने भी लॉ बनाएंगे उसको इनफोर्स कौन करेगा। याद करना, लॉ के नॉर्मली कितने पिलर हैं, 3। अरे कितने पिलर हैं, 3। कौन कौन से, लेजिस्लेटिव जो लॉ को नॉर्मली बनाता है, हाँ कि ना। अगला जो आता है बोलो कौन सा, जल्दी बताओ, अगला जो आपको आता है बोलो कौन सा, और कौन सा लास्ट वन, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगा, जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करेगा और जजमेंट पास करके नॉर्मली दे। ये 3 आपके लॉ के पिलर्स नॉर्मली होते हैं। बट यहाँ पे जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी लॉ के लिए बोलो कौन है, एग्जीक्यूटिव का काम है वो नॉर्मली चेक करना, देखना कि जो लॉ नॉर्मली बना है क्या उसको लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको भी देखना होता है। राइट, तो देखो ना यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज क्या सेंट्रल और स्टेट लॉ, the central or state government क्या will be the enforcing authority. For this purpose, government functions क्या distributed to various ministries। हाँ कि ना, कुछ ऊपर मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स और लॉ एंड जस्टिस। ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्री तो डिपार्टमेंट बना के दी गई जो अपना लॉ को प्रॉपरली इन्फोर्स करते हैं, चेक करते हैं तो लॉ बना है वो प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है या नहीं। क्या नहीं क्या, एक बात और, ये जितनी मिनिस्ट्री है इन सबको रन कौन करता है, भैया एक मिनिस्टर होता है। और वही सुनना, प्रॉपरली काम कौन करता है इसके लिए, भाई हेड तो मिनिस्टर है लेकिन काम किसका होता है भाई, जो IAS होते हैं वो लोग इसके लिए काम करके नॉर्मली। राइट, तो वो आपके पास लिख के दिया है, जस्ट रीड कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक। अगला यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्री वगैरह का जो काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। आप इसको बस एक बार रीड करोगे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नॉर्मली मेन काम क्या है, जो कितने पैसे आए हैं, ऐसे बोलना, जो हमारे देश का सर्विंग एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया जिसके लिए काम करता है। इट कंसर्न्स इटसेल्फ कौन सा, विद का टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, कैपिटल मार्केट, इस सबके लिए जो नॉर्मली काम करता है। इवन सोचा ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है यही तो हमारे देश के लिए बजट भी बना के देता है कि पूरे साल का बजट क्या है वो सबको भी देखने को मिलता है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट,
मीन ऑफ क्या, योर डे टू डे वर्क लाइफ विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस मनी एंड इट्स प्रोक्लेमेशन। हाँ कि ना, जिसको फॉलो करना होता है। इवन सोचो ना, आफ्टर बिकमिंग ए सीए आप लोग टैक्स का काम करोगे, करोगे नहीं करोगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपके लिए आएगा, जाएगा अंडर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। हाँ कि ना, आप जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, सॉल्व करोगे, उसके लिए कौन आएगा? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सबको आपको यहाँ पे देखने को नॉर्मली मिलता है। दिस मिनिस्ट्री इज क्या, सो इंपॉर्टेंट दैट मेनी मिनिस्टर्स क्या हैव प्रीफर्ड टू होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो। भाई साहब, कोई भी पर्सन सपोर्ट करेगा जहाँ पे पैसे की बात हो, सारा कंट्रोल मेरे पास में रहे। हाँ कि ना, तो ये नॉर्मली वहाँ पे होता भी है, राइट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या इज टू क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल बजट, मतलब वही यूनियन बजट जो मैंने बात किया, ठीक है ना, जो एनुअली की जाती है। सबसे हाईएस्ट टाइम किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। हम लोग ये ऑलरेडी क्लास में बात किए थे, आप इसको बस एक बार रीड करना, ठीक है ना, आप इसको बस एक बार रीड करना और कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में जो आइटम्स यहाँ पे आता है, बोलो क्या है? ये एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कौन सा? सेंट्रल सिविल सर्विसेज का। आईआरएस को लेके काम करता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज को लेके काम करता है, मतलब इन सबको कंट्रोल करता है एग्जैक्टली। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को लेके काम करता है, सिविल अकाउंट सर्विसेज को लेके काम करता है, तो इन सब पे ये लोग अपना काम करके देता है। ऑल्सो इट इज द कौन सा? एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज, कौन सा? इंडियन कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स। ये आपके पास जो मेन ये सारे जो पॉइंट हैं जिनको आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करता है, इन सब के ऊपर काम भी करता है। अब इस पे कुछ डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं, बोलो कौन कौन सा? पहला, इकोनॉमिक अफेयर्स को लेके एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट, सबके लिए तो अपना काम करता है। बस नाम एक बार आप ध्यान रखना। अगला बोलो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। बोलो कौन है? एम ए, एमसीए। अगर तुम इसमें नॉर्मली देखते हो तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, लेकिन ये भी बोलो क्या है? इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। प्राइमरी कंसर्न विथ किस काम करेगा? कंपनीज एक्ट 2013, 1956 पुराना, एलएलपी को लेके और आईबीसी को काम करता है। तो एमसीए की बात किया ना कि कंपनी को ऑपरेट करना, कंपनी को बंद करना, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना, बंद करना, तो इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी सबके लिए जो नॉर्मली काम करता है, बोलो कौन करता है? कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। अब ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेनली रेगुलेट करता है इंडियन इंटरप्राइजेस को इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाई कौन सा? सिविल सर्वेंट्स ऑफ द आईसीएलएस कैडर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आईसीएलएस कैडर को लेके। अगला जो बात किया कि इसके जो ऑफिसर्स इलेक्ट करते हैं, बोलो कहाँ से? सिविल सर्विसेज के जो होते हैं, तो आपका यूपी एग्जाम्स को पास करके आते हैं, हाँ कि ना। और इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, बोलो किसका होता है? तो ए का, मतलब क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेके काम करते हैं, राइट। और ये सबसे एपेक्स स्किल है आईसीएलएस कैडर के अंदर होते हैं। हाईएस्ट पोस्ट जो मिलता है वो आपको जो मिलेगा, बोलो किसका मिलेगा? डी तो ए का मिलेगा। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा बताना? होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। अब इनका नॉर्मली मेन काम क्या है? तो वैसे प्रॉपर्ली बॉर्डर को मैनेज करना। समझ रहे हो ना, बॉर्डर मतलब क्या? हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने आपके जो फेंसिंग का काम होता है, बॉर्डर को जो फेंसिंग का काम होता है, लाइक हमारा कंट्री भी तो बहुत सारे कंट्री के बॉर्डर से मिलता है ना, तो जो फेंसिंग करना, उसको मैनेज करना, इंटरनल हमारे देश में क्या क्या चीजें हो रही है सबको कंट्रोल करना, ये सब काम बोलो किसका है? गृह मंत्रालय का, मतलब होम मिनिस्ट्री का काम है। हमारे देश कौन है? शाह जी, तो उनके पास ये पावर दी गई है, ये है कि हमारा देश को प्रोटेक्ट करके, इवन जो पुलिस पुलिस एंड ऑल, इन सब का जो कंट्रोल भी होता है वो उन्हीं के हाथ में होता है, राइट। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द क्या? मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया माना जाता है। इज मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। ये आपका जो वर्ड्स है जो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो होम मिनिस्ट्री इज क्या? हेडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि हमारे पास कौन है? अमित शाह जी, है ना। अब इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से? बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स के लिए अलग से, होम मतलब प्रॉपर कंट्री के अंदर में जो काम होगा, लैंग्वेज को लेके, स्टेट्स को लेके, सबके लिए काम किया जाता है, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर में तीन चीज आएगा, कौन सा? सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो ट्रेनिंग और डायरेक्टर ऑफ कौन सा? सेंसस ऑपरेशन, सब में ये लोग अपना काम करके देता है। अगला जो बात करते हैं, बोलो कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये जो है भाई साहब कैबिनेट मिनिस्ट्री का ये भी नॉर्मली पार्ट है जो कि डील करता है, बोलो कहाँ पे? ध्यान से। तो आपके पास में दोनों
ये जो वर्ड है ना आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलो कौन कौन सा लीगल अफेयर्स को मैनेज करते हैं, तो कौन सा स्टडी डिपार्टमेंट, मतलब कि लॉ जब बन रहा है तो वहां पे प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसको ये लोग मैनेज करता है, चेक करता है। अगला लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज थ्रू द कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, सबको मैनेज करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कौन सा जस्टिस इन इंडियन थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो आपके पास में दी जाती है। फिर जो बात किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है प्राइमरली कंसर्न होते हैं कौन सा, कि भाई साहब जो वेल्थ मिनिस्ट्री है ना उन सबको ये लोग अपना एडवाइस करते हैं तो अपना काम कैसे करके, सिंपल सी बात है यहाँ पे जो देख, राइट। अब इसके अंदर जो नॉर्मली डिपार्टमेंट है बोलो कौन कौन सा, पहला डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव और जस्टिस, जो यहाँ पे देखने को तुमको डन, ये आपको ध्यान रखना है। तीन जो डिपार्टमेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं प्रॉपरली आप लोग के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूँ, मैं बस आपको आइटम वाइज आइटम मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ कि जो चीजें आपको है वो याद हो जाए। मेरा मेन मोटो आप लोग के लिए वही है कि आपके जो पढ़ रहे हो आप माइंड में सेट हो जाए, राइट। अगला बात करते हैं सेबी, बोलो कौन है। तो सेबी जो बात है ना एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे देश के स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट को डील करता है, ठीक है ना। इज द क्या रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फॉर क्या सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, हाँ के ना। अब इसके लिए ओनरशिप कौन किसके पास में है, तो फाइनेंस के पास में है, विद कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इसको पावर दी गई थी कब, 14 जनवरी 92 को। और जो प्रॉपर्ली सेबी एक्ट है बोलो कौन सा है, 1982 बोला जाता है। आरबीआई बोलो काम क्या है इसका, हमारे देश के अंदर में तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का जो कार्यक्रम है ये नॉर्मली करता है। इवन जितने भी करेंसी प्रिंट होता है इशू करना, ये सब काम इन्हीं का नॉर्मली होता है। और हमारे देश का जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट भी यही करते हैं। ऐसे बोला हमारे देश में दो मेजर मार्केट है, एक हो गया शेयर मार्केट, तो कंट्रोल हमारा सेबी करेगा। मनी मार्केट तो प्रॉपरली रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करता है। तो देख लो RBI is क्या इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशंस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इट इज क्या अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग काम करता है। इट इज क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड मेंटेनिंग क्या सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट क्या इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपना काम करते हैं। मेन अगर बात करें तो इनके पास में BRBNM बोल के प्रॉपरली एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई के अंदर में, जो नॉर्मली प्रिंट करता है आपका इंडियन करेंसी। कौन है, BRBNM फुल फॉर्म बताओ, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, जो उसको प्रिंट करने का काम करता है। अब इसके अंदर भी आपके पास जो करेंसी है इसके लिए प्रिंट करने के लिए दो प्लेस है, कहाँ पे, एक है आपके नासिक में वेस्टर्न इंडिया के लिए, अगला देवस है कहाँ पे सेंट्रल इंडिया के लिए। दो जगह आपका नोट प्रिंट किया जाता है। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन भी फिक्स करके रखा, मतलब एस्टेब्लिश करके रखा है, जो कि एक अलग से डिवीजन बना के रखा है जो आपके पेमेंट एंड सेटलमेंट को रेगुलेट करता है। हमारे देश पेमेंट हो जाए और टाइम पे सेटलमेंट भी कर दिया जाए, राइट। इसके अलावा अगर अगर तुम देखो तो कुछ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है जो कि आरबीआई एस्टेब्लिश करके रखता है, किसके लिए, ताकि सुनना फॉर द पर्पस ऑफ क्या प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिट एंड गारंटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू ऑल इंडियन बैंक्स। मतलब सुनो ना, बैंक से वो क्रेडिट देती है ना, तो उनको बैंक को गारंटी कौन देगा, बोला आरबीआई हम देंगे। उसके पास अलग से बोलो क्या है, डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी के थ्रू बताया जाता है, राइट। so this is about the RBI and kept in this thing mind fine। अगला IBBI तो सुनो भाई साहब, ये आपका एक रेगुलेटर है के लिए कोई भी आपका एंटिटी, जो आपका जैसे मान लो जो कोई भी एंटिटी जो नॉर्मली बंद हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट, जिसे मान लो, तो उसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, इंसॉल्वेंसी कुछ प्रोफेशनल्स हैं और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं एक अंदर में जो लोग काम करते हैं। कोई भी अगर एंटिटी कंपनी हो जाए, मतलब कंपनी हो, एलएलपी हो, और वो सब चीज नॉर्मली बंद हो रहा है, तो वहां पे जो पूरा कार्यक्रम होता है इंसॉल्वेंसी का, वो ये सब एंटिटी करके देता है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2016 को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके पास प्रॉपर पावर दिया गया था, बोलो कब, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड में, राइट, कोड करने में, बाय द लोकसभा ऑन 5/16, ठीक है ना। इस बात के लिए ध्यान रखना, पास्ट बाय लोकसभा ऑन 5 को पास करके दिया गया था। मैं सुनना, ये जो कवर करता है बोलो किसके लिए, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, सबको ये फॉलो करने की बात करता है, सब लोग इसे फॉलो कर सकता है। द न्यू कोड विल स्पीड अप द रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर क्या स्टेट असेट्स द कंट्री, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में
सब काम को खत्म करने का कार्यक्रम करता है। इट अटेम्प्ट्स कौन सा टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, ये हैंडल करता है, बोलो क्या, दो ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी और डेट ट्राइब्यूनल, जो आपके लिए रिकवर करके देता है। मतलब अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होता है तो उसके जो प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, पैसे वहां से आएगा और लाने के बाद में उसका पेमेंट भी कर दिया जाता है। ये चीजें आपको कहाँ मिलेगा, आईबीबीआई के अंदर को मिलता है। Done। अब अगर बात करें तो हमारे देश में जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, राइट, है, बोलो कितने, हमारे देश अगर देखें तो आपके पास मेजर मेजर दो कोर्ट आता है। मेजर जो सबसे नामी है, बोलो कौन सा, कोर्ट और हाई कोर्ट। बोलो क्या है, एक आपका एपेक्स कोर्ट होता है फॉर द कंट्री, और जो हाई कोर्ट है बोलो क्या है, ये हर स्टेट का एपेक्स कोर्ट माना जाता है। इवन अगर बात करें तो भाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट एक बार जो जजमेंट दे दिया, वो आपके जितने भी हाई कोर्ट होंगे उन सबको बाइंड वहां पे हो जाता है, सबको फॉलो भी करना होता है। तो सी बात है, क्या नहीं क्या, तो देखो ना, when there is a dispute between citizens or between citizens and the government, these disputes का are resolved by the judiciary। हाँ के नाम। अब इसका जो फंक्शन है, बोलो कौन कौन सा, पहला regulations of the interpretation of the acts and courts, dispute resolution, promotion of क्या, fairness among the citizens of the land, जो वहाँ के लोग हैं उन सबको फॉलो करना होता है। अगर थोड़ा सा कोर्ट के हायरार्की में नॉर्मली देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, बोलो कौन सा सबसे टॉप पे आता है, बाद में हाई कोर्ट आता है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नॉर्मली देखने को मिलते हैं। बात किया, मेन जो कोर्ट है बोलो कितना है, दो ठो, बोलो कौन कौन सा, बताना कौन कौन सा। ये पहला कोर्ट जो आएगा वो सुप्रीम कोर्ट, देन आपका हाई कोर्ट, जो एक सुप्रीम कोर्ट फॉर द कंट्री, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, लेकिन हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दी जाती है। चौथा एक और कोर्ट, कौन सा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, है ना, उसको भी देखने को हमें मिलेगा। एक बार इसको थोड़ा ध्यान रखना, बोलो क्या, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा, कौन सा, स्टेट के अंदर में, राइट, जो स्टेट्स के लिए फॉलो किया जा सकता है, और बोलो क्या है, परस्यूसिव है, फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट का, सुनो सुनो, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ऑर्डर है वो सारे हाई कोर्ट को बाइंड होगा एज पर कौन सा, आर्टिकल 141, और कौन सा, आर्टिकल 141, ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। इनफैक्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन द फाइनल वर्ड ऑन द मैटर। अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया तो भाई साहब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया ना, उसके जजमेंट को हाई कोर्ट कभी ओवरराइड नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो क्या है भैया, एपेक्स बॉडी है का, अगर प्रॉपर्ली देखें कब कब बनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। सीजेआई इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द आपके सुप्रीम कोर्ट का एज पर आर्टिकल 126, है ना। आपके पास में प्रॉपर्ली देखो तो आर्टिकल 32 के अंदर में जो इनके जो लिमिट थे बेंच का वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो भाई साहब इन्होंने क्या किया कि जो मेंबर्स थे ना उनको इंक्रीज करके दे दिया गया है, तो सी बात है। पहले देखो ना, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट कितना, 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग क्या, सीजीआई, ड्यू टू राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड एंड इंडिविजुअल का जो आपके पास बता के दे। हाई कोर्ट बताओ कितना है, तो हाई कोर्ट स्टेट के लिए सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, राइट। हाई कोर्ट हर स्टेट में भी होता है। अगर टोटल में बात करें तो हमारे पास जो हाई कोर्ट्स है, सुनो ना, बोलो क्या, 25 हाई कोर्ट्स हमारे पास में है और ईच स्टेट और यूटी, हाँ के ना। लेकिन एक बात और भी है, 6 स्टेट ऐसे हैं जो सिंगल हाई कोर्ट को अपना गवर्न करते हैं, फॉलो भी, मैंने 6 ऐसे स्टेट हैं जो सिंगल हाई कोर्ट को फॉलो करते हैं और उसी में अंदर अपना अपना होता है जुरिडिक्शन, उसी में उनका है ना। चलो जी, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि आपके 2 जुलाई 1860 बनाया गया था। बात बोलूं, हमारे देश का पहले कलकत्ता हाई कोर्ट बन चुका है ना क्या। चलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नॉर्मली है आपके हाई कोर्ट्स के बिलो में काम करता है। द कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का डील विद कौन सा, सिविल लॉ मैटर्स, तो जो आपके सिविल लॉ मैटर्स हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डील किया जाता है। कॉन्टेक्चुअल डिस्प्यूट, क्लेम्स फॉर डैमेजेस एंड ऑल, कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ है, उस ब्रीच हुआ है तो उस ब्रीच डैमेजेस के लिए कहाँ जाओगे, आंसर है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। द कोर्ट सेशन डील्स विद कौन सा, क्रिमिनल मैटर्स, हाँ के नाम। अंडर पिक्यूलियरी जुरिडिक्शन जज कैन ट्राई का, भाई साहब 2 करोड़ से कम में और नहीं जाएगा, ये तो बस लिख के आप, ये जो रेड पॉइंट है आप इसे रीड कर लेना। कोर्ट गेट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस बेस्ड ऑन क्या, द एरियाज कवर्ड बाय देम, राइट, होता है ना एरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कि इस डिस्ट्रिक्ट का एक ये कोर्ट है तो उसी को नॉर्मली फॉलो करना है, सिंपल सी बात है। अगला कौन सा, केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये जो बात करता है बोलो कहाँ पे,
जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगा वहां पे ये आपका काम करेगा। तो क्या बोला, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी, कौन सा, कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, राइट, जहां का पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख ज्यादा है, राइट। इसका जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, वो आपका पावर रहेगा एज अ सीजे, मतलब कौन सा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है। एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी इसको बोला जाता है जो अपने लिए काम करेगा, राइट, होता है ना, तो ऐसे बोला डीएम मजिस्ट्रेट, वो इसका प्रॉपर हेड होता है जो काम करके देता है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर आईआरएफ। मैंने लिया अप्रोक्सीमेट 4 और मैंने पूरा पूरा फिनिश कर दिया। अब एक बात और बोलो, क्या, मैं आपके सामने आई वांटेड टू डू वन थिंग मोर। भाई साहब, आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसको लेके थोड़ा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट मेरा बात, ध्यान से, क्वेश्चंस तो जो यहाँ पे है ना सवाल रहेगा, और जो मैंने मार्क किया ना वहां से रहेगा, और कोई नया सवाल नॉर्मली बन नहीं सकता। पहला सवाल ऑलरेडी मैंने बात कर लिया। दूसरा जो बात करता है, बोलो कौन सा, सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। आप कैसे बोल नहीं पाओगे क्या, आराम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे दो, कहानी खत्म। आगे जो बात किया, डिस्क्राइब कर दो, मतलब शॉर्ट नोट यहाँ पे आ चुका एग्जाम में 6 मार्क के लिए, यानी से 2-2 करके तीनों के लिए मिलेगा। अब 2-2 मार्क के लिए 2-2 पॉइंट लिख के नहीं आना है, जो जो जितना बनता है कहानी उतना लिख के आपको आना पड़ेगा। सेबी जो है बोलो क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट के लिए, तो आप यहाँ पे लिख के प्रॉपर आ गए। आरबीआई जो है बोलो कौन सा, हमारे देश के जो मनी मार्केट है उसको रेगुलेट करता है, आप उसके बारे में प्रॉपर लिख के आओगे। बीआरबीएनएम का काम क्या है भाई, नोट का जो करेंसी है उसको प्रिंट करना, इशू करना। फिर जो आपके पास दो प्लेस है उसका लिख के आओ। आरबीआई ने जो एस्टेब्लिश किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन को, वो आप प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा। आईबीबीआई जो मैंने अभी थोड़ा पहले समझाया, राइट, और हाँ 2-2 मार्क करके है, कर सुनो ना, 2 मार्क के लिए है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम आपको 4 to 5 पॉइंट्स लिख के आना चाहिए। कितना, 4 से 5 पॉइंट आपको लिख के आना चाहिए कम से कम, ध्यान रखना। चलो जी, अब देखो ना, ये एक और सवाल दिया है, बोलो क्या, डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई का फंक्शन क्या है, जो हम लोग थोड़ा पहले बात करके आए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का, बीआरबीएनएम का, हाँ कि ना, इन रेगुलेटिंग द इंडियन इकोनॉमी, हाउ डज इट मैनेज करेंसी पेमेंट सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आरटीपी जन 26, दिस इज सीएसटी फॉर एवरीवन। सुनो, कमिंग सुन लेटर, प्लीज इसको अच्छे से करके जाना, इसको मत छोड़, राइट। तो आरबीआई का जो नॉर्मली काम है, जो पूरा पूरा पॉइंट बात किया ना, आप उसके यहाँ पे लिख के पूरा कहानी। चल, आगे, आपका जुडिशियल सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट क्या है, वैसे फंक्शन क्या है, तो वैसे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, आप आराम से लिख, ठीक है। आरटीपी क्या है आप इसको देख सकते हो, चांस इसका आने का बहुत कम है, बहुत कम है। बट हाँ, ऊपर का जो चांस है ना, ये जो मैंने बात किया मेजर फंक्शन ऑफ द आरबीआई, ये आपके लिए आ सकता है, ध्यान से करना। ये देखो ना, हायरार्की ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ऑलरेडी बात किया है ना, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो आपके पास में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, आप आराम से कर सकते हो। 7th वन, तो टाइप्स ऑफ लॉ जो मैंने बात किया, आराम से देख सकते हो, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8th वन, बोलना चाह रहे कि लॉ क्या है और इसके सोर्स क्या है, मैंने बात किया, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है। और रिसेंट है ना भाई, सितंबर 25 का ही है, और आप लोग जन 26 में एग्जाम दे रहे हो, क्या नहीं, चांस बहुत क्या है, बहुत नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये तो लॉ का टाइप से दिया फिर से, एग्जाम में आ चुका सितंबर 24 में, 6 मार्क के लिए। लॉ क्या है, सिविल लॉ क्या है, वही चीज, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल सब नेचुरल, तो भी नहीं आएगा, भी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, यू कैन इग्नोर नो, मैं आपके पास करके दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे क्या क्या पढ़ना है, फालतू जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। चलो, अगर थोड़ा सा आगे देखें, ये सवाल मुझे अच्छा लगा, और इस टाइप के सवाल आपके लिए आ सकते हैं बना के, एस टी, हाँ, एस टी, ये जैन 25 का सवाल है, तो मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा। देखो, बोल रहा है अशोक एंड बिमल आर परसिविंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कहानी देखो गजब का है, बोला क्या, एंड डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब फिर से मुझे बोलना पड़ेगा, क्या ना लाइक हो, हट, नहीं बोलूंगा। एक्सप्लेन देम द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम हायरार्की कोर्ट्स जो बात करता है, राइट, सेम कहानी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और बोलो क्या, डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सिंपल है, देख रहे हो, कहानी तो घुमा दिया है, बट सवाल वही है, और ये आ चुका है।
बात तुम थोड़ा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में क्या आपको ये पता हो रहा है, समझ में आ रहा है, आपको कहाँ से कहाँ क्या-क्या आपको कवर करना है? समझ पा रहे हो क्या? बहुत सिंपल है और अच्छी बात ये है नालायकों की आपका 6 मार्क का चैप्टर दे के जाएगा, 6 मार्क कहीं नहीं जाएगा, राइट? अगला जो सवाल है, आपके पास एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन है, ये 25 का। बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक्सप्लेन कर दो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कौन-सा? ऑफ फाइनेंस, एमसी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, राइट? सुनना, होम अफेयर्स के बारे में कहने से आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ जो नॉर्मली होम अफेयर्स है का सवाल रह सकता है, तो इसको आप ध्यान से करके रखना। कौन-सा होम अफेयर्स, है ना? ये आप ध्यान कर लो भैया, राइट? तो दिए सब सवाल रिसेंट में आए थे जो मैं राइट? तो आई होप आप लोग ये मेरा बात समझ पाए होंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें कवर करना है, कैसे-कैसे चीज़ों बात करना है। पा रहे हो, राइट? सवाल क्या रहेंगे? क्या-क्या चीज़ें रहेगी? क्लियर है क्या? तो भाई साहब इसमें थोड़ा-सा हम लोग आज के इतना रखते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, तो सॉरी थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू के कारण मैं प्रॉपर सब कुछ नहीं कर पाया जो मुझे करना था। बट कोई नहीं, हम लोग कल फिर मिल कल तक में मैं प्रॉपर सब कुछ सेटअप रेडी कर जो इंटरनेट इश्यू है, मैं उसको रिज़ॉल्व कर लूँगा एंड देन हम लोग आगे प्रोसीड, है ना? टेक केयर एंड एवरीवन और हाँ, अच्छा लगे वीडियो को पक्का से लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।